नमस्कार। तथास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। आज तथास्तु में हम बात करने वाले हैं बाल अरिष्ट दोष की, जो कि ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है और ऐसी धारणाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि अगर ये दोष आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखता है तो या तो बच्चे की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर अगर बच्चा ठीक है तो माता पिता की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसके शब्द का अर्थ से ही इसका पता चल जाता है। बाल अरिष्ट यानी बच्चों की जिंदगी में खतरा। वाकई इस खतरे से डरने की बात है, आज ये हम समझेंगे। और जितनी भी धारणाएं इसके साथ जुड़ी हैं वो किस हद तक सही हैं, ये आज इसके बारे में बात होगी तथास्तु में। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आभा शर्मा। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आभा जी। नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि बाल अरिष्ट दोष जो एक खौफ पैदा कर देता है सबके मन में, वो सही है कि नहीं, दोष है भी या नहीं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाल अरिष्ट होता क्या है और इसके साथ क्या क्या धारणाएं जुड़ी हुई हैं। बच्चे के जन्म की खबर परिवार में खुशियों और उत्सव का माहौल लाती है, लेकिन बच्चों के जन्म के समय जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस तरह बने कि उनके जीवन और आयु पर संकट के बादल छाने लगे तो हालात यकीनन दुखदायक बन जाते हैं। बाल अरिष्ट दोष ऐसा ही एक दोष है जिसमें नवजात बच्चे के जीवन और सेहत पर एक निश्चित समय के लिए खतरा हो जाता है। हालांकि कई उपाय इस दोष के प्रभाव से राहत दिलाते हैं, पर इन सब से ऊपर अगर कुछ है तो वो है हमारे कर्म। हमारे लिए जहां धर्म और कर्म का सही तालमेल जिंदगी को आसान बना देता है, वहीं दोनों में से किसी भी चीज की अति जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर देती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर इंसान खुद पर विश्वास बनाए रखे तो बड़ी उलझनें भी आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। अगर हमारा कर्म और हमारा विश्वास ही सब कुछ है तो फिर इन दोष से हम क्यों डरते हैं जो भी हमारी कुंडली में दिखते हैं। आइए जानते हैं कि बाल अरिष्ट दोष होता क्या है। आभा जी, क्या होता है ये दोष? जी बिल्कुल, बाल अरिष्ट एक दोष है और बाल अरिष्ट तीन तरह का माना जा सकता है। एक अल्प बाल अरिष्ट, मध्यम बाल अरिष्ट या पूर्ण बाल अरिष्ट। अब अच्छा। इसमें है कि अगर अल्प बाल अरिष्ट है, जनरली जैसे बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है उसे जॉन्डिस हो जाए या कोई भी बीमारी छोटी मोटी जो उसको कम से कम 10-20 दिन उसे रहे प्रॉब्लम, तो उसको दवाई ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये तो अल्प बाल अरिष्ट में आ जाएगा, जनरली होता ही है। और ये हो सकता है कि वो उसको थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो। अच्छा। ऐसी प्रॉब्लम जो हो सकता है उसे 6 महीने तक आईसीयू में रखना पड़े, या ऐसा है कई बार प्रीमेच्योर बच्चे हो जाते हैं तो अच्छा। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा है कि उसे बहुत पूर्ण बाल अरिष्ट के जब योग आएंगे कुंडली में, जब बच्चा ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन में पैदा होता है जब पूर्ण बाल अरिष्ट हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की मृत्यु हो जाए। जैसे कई बार हम देखते हैं न्यूबॉर्न बेबीज 1 दिन में या 10 दिन में डेथ हो जाती हैं। तो ये यानी तो स्पेसिफिक 3 कैटेगरीज है, मीगर, मीडियम एंड वेरी फेटल। तो वो डिपेंड करता है कुंडली पर कि कौन सा है। अक्सर देखने को मिलता है दोष, क्या बहुत कॉमन है क्योंकि इसका नाम इतना कॉमन नहीं है। जैसे मांगलिक, कालसर्प योग तो के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन बाल अरिष्ट दोष का नाम इतना सुनने में नहीं आता। देखिए, बाल अरिष्ट तो शिशु काल से रिलेटेड और बालक जब तक है, बच्चा छोटा है यानी कि 12 साल तक का है, तब तक का योग ज्यादा उसमें माना जाता है उसके बारे में। फिर भी 24 साल की उम्र तक माना गया है बाल अरिष्ट। अच्छा। अब ऐसा है कि जब जनरली शादी ब्याह जो होते हैं वो बाद में होते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद ही लोग मंगल दोष या कालसर्प दोष या प्रोफेशन में प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम, तब ये सब देखते हैं। लेकिन जिनके यहाँ डेथ्स हो जाती हैं छोटे बच्चों की एकदम से, या बच्चे पैदा होके काफी घर में एक टेंडेंसी है चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पूर्व जन्म का कुछ ऐसा श्राप है या कुछ है जिसके कारण बच्चा नहीं वहां पे फल पा रहा। अच्छा। और ऐसा भी है कि देखिए, चंद्रमा को माना गया है बाल अरिष्ट में, काफी महत्वपूर्ण रोल दिया गया है। चंद्रमा अगर पीड़ित हो कुंडली में, और अगर 6-8-12 दुष्भाव जो है उनमें हो, शनि से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, और साथ में लग्न जो आपका शरीर है वो भी पीड़ित हो, तो हो सकता है कि बच्चे की डेथ हो जाए, अगर दशा भी खराब चल रही हो। और ऐसा भी देखा गया कि कई बार, जैसे देखिए, डॉक्टर्स नहीं बता सकते कुंडली मतलब जन्म के वक्त कि नॉर्मल चाइल्ड होने लगेगा, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद पता चले कि बच्चा ऑटिस्टिक है या डिसलेक्सिक। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि बच्चा की डिलीवरी नॉर्मल हुई होती है, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। जी, ऐसा भी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जिसको ज्योतिष का ज्ञान है, वो देख के, कुंडली देख के, ग्रहों की स्थिति देख के बता सकता है कि बच्चे को कब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए
कहते हैं कि बच्चों की कुंडलियां उनके मतलब उनकी प्रोफेशन या मैरिज के लिए नहीं देखी जाती, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी अगर उनका जीवन है अभी तो उनके आगे आने वाली शिक्षा के लिए। अच्छा, एक बहुत आम धारणा है जो बालारिष्ट के साथ जुड़ी है, वो ये कि अगर बच्चे की जिंदगी में स्ट्रगल नहीं भी है, जैसे आपने कहा कि 24 साल तक ही होना है जो होना है, जी। राइट, तो अगर बच्चे की जिंदगी में उस समय तक कोई स्ट्रगल नहीं भी है तो कई बार मदर की डेथ हो जाती है। जी, ये सही धारणा है? जी, ये एक और बात है कि बालारिष्ट में ये भी आ जाएगा कि किसी सगे संबंधी की मृत्यु और माँ की मृत्यु अगर होती है बच्चे के जन्म के बाद, तो वो अपने आप में एक बड़ा अरिष्ट है, क्योंकि उसे माँ का सुख नहीं मिलेगा। उसको दूध पिलाने वाली माँ नहीं है, तो बच्चे की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, या उसे बाहर के फीड पे रहना पड़ेगा, या पिता का अरिष्ट, पिता या बड़े भाई बहन किसी की मृत्यु हो सकती है। ऐसे भी योग होते हैं, बट ये रेयर होते हैं। हॉरोस्कोप बहुत रेयर कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जहाँ ऐसा डेथ हो जाए। राइट। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, और जरूरी ये है कि अच्छा जो विद्वान ज्योतिषी है वही एक अच्छे से आपको बता सकता है, लेकिन जिन लोगों को पर्याप्त ज्ञान नहीं है वो कुंडली के छोटे छोटे दोष देख के ही बोल देंगे कि अरिष्ट है, और आप ये पूजा करा लीजिए। ये जो अभी आपने बात कही, मैं आपको एक एग्जाम्पल रिसेंटली दे सकती हूँ कि अभी अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे ही कोई जानने वालों को किसी ने बताया कि उनको बालारिष्ट दोष है, और विद इन 5 मिनट्स कुंडली देखते ही उन्होंने बोल दिया कि ये तो बालारिष्ट दोष है, आपको इसका निदान कराना चाहिए। और वो लिटरली उनकी फैमिली डिप्रेशन में आ गई इस वजह से। उस पंडित ने उनको इतना मिसगाइड किया। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इतना आसान है इस दोष को पकड़ना और इससे छुटकारा पाना? लेकिन उससे पहले अल्पा है हमारे साथ। जी अल्पा, बताइए। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जैसे कि बहुत सारे योग होते हैं बाल अरिष्ट के सिवाय भी, और अभी मेरा बेबी है 4 मंथ का, तो मुझे किसी ने बताया कि उसकी कुंडली में उसका लग्नेश जो है, जो उसका मिथुन लग्न है, लग्नेश नीच का भी है, और उसके दूसरे स्थान में नीच का मंगल है, तो बोलते बहुत बुरा योग है। तो बच्चे की पूजा बचपन में कर ले तो कुछ फर्क पड़ता है उससे? पूछते हैं आभा जी से। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जो बता रही हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि है नीच के मंगल पे, अगर दूसरे घर में बैठे हैं, या लगन में भी किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो वो दोष नहीं बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कुंडली का अच्छी तरह अध्ययन किया जाए, कौन से अच्छे योग बन रहे हैं, उसका लॉन्गेविटी भी इवन कैलकुलेट की जाती है, और उसकी आयु है, तो हो सकता है वो अरिष्ट जो है वो सिर्फ छोटी मोटी बीमारी दे दे। ऐसा देखिए, पुराने जमाने में बहुत मृत्यु होती थी, बच्चों की मृत्यु का जो रेट था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो रेट कम हो गया है, और साथ ही लोग जागरूक हो गए हैं, अच्छी डाइट वगैरह और अच्छे ट्रीटमेंट से काफी सारे अरिष्ट तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कोई आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास, और वो आपको कहता है 2 मिनट में 3 मिनट में देख के आपकी कुंडली में कि ये बालारिष्ट दोष है, तो बालारिष्ट दोष को क्या पहचानना इतना आसान है और इससे निदान कितना आसान है? जी देखिए, ये पहचानना इतना आसान नहीं है कि आप 5 मिनट में बता दें। इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। कई बार तो घंटों और कई बार दिन, हफ्ते लग जाते हैं अगर बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी माता पिता को ये बोलना कि उनके बच्चे की मृत्यु 7 साल में हो जाएगी या 8 साल में हो जाएगी या उसकी अभी हो जाएगा कुछ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद सूचना होगी देना। तो इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स में एक पताकी रिष्ट चक्र आता है, जिसको हमें बनाने में ही कम से कम 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद उस पे आप कुंडली को बिठाएंगे और फिर आप देखेंगे इसमें ये जो, जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह का अरिष्ट है, तीनों में पताकी रिष्ट चक्र हम यूज करते हैं, लेकिन जहां बहुत घातक दिख रहा है बाल अरिष्ट, वहां पे हम देखते हैं वेद किससे हो रहे हैं, कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे बहुत सारी कुंडलियां हैं जहां बोल दिया गया कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो विद्वान ज्योतिषी हैं अगर उसे सही गाइड करें और देखें अगर है जीवन, तो ऐसा देखा गया कि जहाँ कर्मकांड से भी कोई फायदा नहीं हुआ, माँ ने अपनी बच्चे के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो और बच्चे को जीवन भी मिला, अगर उसमें ऐसा योग बन रहा था। जी, अगर उसकी जिंदगी में किस्मत में जीना होगा तो क्यों नहीं जिएगा। बहुत सारे ऐसी धारणाएं हैं, और अक्सर एक चीज ये कहना, मतलब आदमी कुछ भी सुन सकता है देखिए, और लेकिन अगर उसको ये कह दे कि अब आप जिएंगे नहीं, ये बहुत मुश्किल बात होती है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ये पता चल सकता है कि किस इंसान ने कितनी जिंदगी जीनी है? क्या इसके बाद आप मर जाओगे, ये कहना आसान है क्या एस्ट्रोलॉजी में किसी की कुंडली? ये कहना तो आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे, जो लॉन्गेविटी के कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं, जो मेथड्स हैं, उनको कैलकुलेट करने में एक तो काफी समय लगता है आयु निर्धारण करने में, और फिर किसी भी व्यक्ति को ये पहले ही बोल देना, क्योंकि कोई भी ब्रह्मा नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति उसके कर्म इतने अच्छे हों, जैसे किसी की आयु अगर 50 साल आ रही है और आप उसे अगर वो उसके लिए दान करता है, मृत्युंजय मंत्र जाप करता है और अच्छे काम करता है, हो सकता है कि उसकी उम्र 55
हो जाए या बढ़ सकती है। लेकिन क्या कुंडली ये बता सकती है कि एक इंसान कितना जिएगा? जी देखिए, आयु के खंड बताए गए हैं। अल्पायु है, 33 साल तक अल्पायु आती है, फिर मध्यम आयु है 67 या 68 साल तक वो मानी जाती है, और फिर पूर्ण आयु है 100 साल तक होती है। अच्छा। तो ये अलग अलग खंड बनते हैं। अब किसी व्यक्ति की अल्पायु हो सकता है वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए 20-21 साल में, 25 साल में, या किसी की मध्यम आयु है तो हार्ट अटैक हो जाए 40 साल के करीब या समथिंग। और अगर पूर्ण आयु है तो हो सकता है तो अगर वो पूरा 68 के ऊपर जिएगा। जाएगा वो पूरा जिएगा। राइट, उसके राइट। बाद अमित आयु आती है जो 100 साल से ऊपर जीते हैं लोग। बट इट्स नॉट अलाउड इन एस्ट्रोलॉजी, आपको बताना नहीं चाहिए, ताकि बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अपने कर्मों के बेसिस पे वो आदमी शायद और जी ले और इस जिंदगी का लुत्फ उठा पाए। मैं इस आपको पर एक हम छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक 25-26 साल के एक व्यक्ति को एक दिया गया कि आप, उनको पंडित ने बोला कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो इकलौते बेटे हैं, एमबीए हैं, बहुत अच्छी जगह पर काम करते हैं। उनको इतना ज्यादा फोबिया क्रिएट कर दिया है कि वो इतने ज्यादा परेशान थे कि हर मेथड से उनकी लॉन्गेविटी निकाली गई, और जो कम से कम 80 साल आ रही थी। और उनको ये बताया गया कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो नारायण कवच करते रहे, उनका डर निकल जाएगा। और मैं हैरान थी कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा डरा के कि आप 50,000 दो, हम पूजा कराएंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज है आजकल, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कॉमन है। एस्ट्रोलॉजर्स आपको इतना डरा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी होती है। सो दैट्स समथिंग एक्चुअली वी हैव टू थिंक अबाउट, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0120-399-1111, और आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। बाल अरिष्ट दोष की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि ये खौफ पैदा कर देता है जब भी ये दोष कुंडली में ये योग बनता हुआ दिखता है। इसका क्या पूजा पाठ के जरिए हम इससे निजात पा सकते हैं इस दोष से? देखिए, अगर अल्प बालारिष्ट है या देखना पड़ेगा कि कुंडली में अगर बृहस्पति की दृष्टि है या शुभ ग्रहों का रोल आ रहा है मेलेफिक्स के ऊपर, यानी पाप ग्रहों के ऊपर, तब जरूर निदान संभव है। और ये बताने पर ही कि अगर दृढ़ कर्म है तब तो नहीं बदल सकता, तो वो बालारिष्ट का भोगना पड़ेगा। और अगर दृढ़ या अदृढ़ है तो आप उसे बदल सकते हैं। और कई जगह कई केसेस में देखा गया है कि हाँ, जहाँ माँ प्रार्थना करती है अपने बच्चे के लिए, या कोई भी सगा संबंधी, अगर सब लोग मिलके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बालारिष्ट का दोष काफी कम हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया कि कुल देवता की अगर पूजा की जाती है या कोई तीर्थ यात्रा बताई जाए, वो देखना पड़ेगा कि किस तरह का परिहार आ रहा है। दुआ में बहुत दम है, तो अगर सच्चे मन और श्रद्धा से दुआ की जाए तो वो किसी को भी लग जाती है। कहते हैं ना, दुआ दवा से भी ज्यादा तेज काम करती है। बहुत लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं, तो खाली क्या ये मंत्र काफी है, लेकिन क्या फिर कोई और भी मंत्र आप बताना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले मंत्र आप बताएं। हमारे साथ एक कॉलर है, सत्येंद्र जी, बताइए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक क्वेश्चन पूछना अपने बेटे। हाँ जी, बताइए। जरूर। मेरे बेटे का चंद्रमा मेष राशि में 6ठे भाव में बैठा है। अच्छा। और उसका लग्न वृश्चिक लग्न है, और लग्नेश दूसरे भाव में केतु के साथ बैठा है। अच्छा। उसके अलावा लग्न पर शनि, सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि है। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे बेटे को बालारिष्ट है या नहीं है। शनि, गुरु और बुध की दृष्टि है लग्न पे। जी। ठीक है, इनकी कुंडली में बहुत ही हल्का सा बनेगा अगर बनेगा, और दशाएं भी देखनी पड़ेंगी हमें कौन सी आ रही हैं। अच्छा। और इनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बृहस्पति की तो दृष्टि है ही, ये बता रहे हैं, बुध की भी है, शुभ ग्रह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लग्नेश दूसरे घर में आ गए हैं तो वो अपने आप में अच्छे हैं। इनका वृश्चिक लगन बनता है और दूसरे घर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो पंडित है, कर्मकांडी पंडित, वो सिर्फ चंद्रमा को 6, 8, 12 में देखते ही बोल देते हैं कि ये बालारिष्ट है, शनि की, वो अच्छे योग भी देखने चाहिए, तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट नील है इनके बच्चे। तो सत्येंद्र जी, एक बार फिर वैसे तो कह दिया आभा जी ने, लेकिन आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें SMS कर दीजिए 560068 पर। एक बार और अच्छे से बाकी दशाएं देखकर भी आभा जी आपको बता देंगी कि आपके बच्चे की कुंडली में बाल अरिष्ट योग है या नहीं। कुछ
कुंडलियां आपके पास हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या आप हमें समझा सकती हैं कि जब बालारिष्ट योग दिखता है तो किस तरह के जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आती हैं तो? जी देखिए, ये 2 अगस्त 1989 की कुंडली है, 1932 यानी शाम को 7:32 दिल्ली की। ये एक बच्चे की कुंडली है जो कि साढ़े 6 साल की उम्र में छत से गिर गया था। और अच्छा। छत से गिरने से इनका ब्रेन पे मतलब सिर पे चोट आई, तो ब्रेन ऑपरेशन हुआ और फिर 1 साल बाद दोबारा ब्रेन ऑपरेशन हुआ। अच्छा। लेकिन अब इनकी कुंडली हम देखेंगे तो मकर लगन सिंह नवांश की कुंडली है और जो लग्नेश हैं वो 12वें घर में चले गए हैं और वक्री हैं। यानी देखिए, लग्नेश अपने आप में अगर 12वें घर में जाता है जो कि लॉस का हाउस है या हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, तो इस पे थोड़ी पीड़ा आ गई। और चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ सप्तम में बैठे हैं। इस पे क्योंकि शनि पर बृहस्पति की दृष्टि थी, तो खराब दशा आने पे इनका एक्सीडेंट तो हुआ। वक्री शनि है तो काफी खराब योग बनते हैं। साथ ही अष्टम में शुक्र, मंगल, केतु और बुध, यानी अष्टम भाव जहाँ एक भी ग्रह होना बुरा बताया गया है वहाँ 4 ग्रह बैठे हैं। और मंगल क्योंकि ऐसे प्लेनेट हैं जो इंजुरीज देते हैं, एक्सीडेंट देते हैं, तो इसके कारण ये काफी थोड़ा मध्यम अरिष्ट में आ गया और इसीलिए इनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि थी लग्नेश पे, यानी एक गुरु कृपा या कहना चाहिए भगवान की कृपा है, इसीलिए ये बच गए। और इनका अगर ये फेटल होता तो शायद इनकी डेथ हो सकती थी। और साथ ही इनके माता पिता ने इसके लिए पाठ किया और इनको ये फला लगी। राइट। तो इसके साथ कोई और भी कुंडली है आपके ये पास? तो दिल्ली की कुंडली हमने देखी। एक और कुंडली है, ये केस मेरे पास आया था अभी, ये दिसंबर 2009 का ही बर्थ है, 19 दिसंबर। बच्चे को पैदा होते ही लीवर में प्रॉब्लम थी और दूध पी नहीं रहा था और आईसीयू में था बच्चा। जब ये 14 दिन के थे या 9 दिन के थे, तब मेरे पास इनका केस आया था। तो बड़े चिंतित थे माता पिता। अब ये देखिए 19 दिसंबर 2009 9:01 वैंकूवर कनाडा की कुंडली है, धनु लगन और सिंह नवांश। अब इनकी कुंडली में जो लग्नेश है वो नीच के हैं, बृहस्पति नीच के होके दूसरे घर में गए हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं और मंगल नीच के अष्टम से देख रहे हैं। अब ये जो योग बनता है, नीच का मंगल अष्टम में आ गया और यानी चंद्रमा को और लग्नेश को दोनों को पीड़ित कर रहा है और लगन भी यहाँ पीड़ित है क्योंकि राहु बैठा है लगन में। तो इसके कारण ये थोड़ा सा अरिष्ट बन जाता है ज्यादा। लेकिन ऐसे केस में मृत्यु का बोल देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें हमने पता की रिष्ट भी लगाया, जो चक्र जो एक स्पेसिफिक टेक्निक है। उसके बाद 3 या 4 एस्ट्रोलॉजर से स्टडी किया, क्योंकि किसी भी बाबा को ये बोल देना कि अब बच्चे की आयु नहीं है, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो इस पे हमने देखा और हमने अल्टीमेटली सब कैलकुलेशंस करके ये पाया कि ये 10 साल तक तो बच्चा बीमार रहेगा, क्योंकि इनको बताया गया कि 3 साल में इनका लीवर का ऑपरेशन भी होगा अभी। अभी तो ये सिर्फ 6 महीने के हैं, फिर भी इन्हें बताया गया था कि मई 2010 से इनको अच्छा इनका थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होगा और ये आईसीयू से बाहर भी आ गए और अब इनकी बेटर स्थिति है। लेकिन फिर भी लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर क्योंकि जुपिटर जो है लीवर के कारक है और वो तो मुझे लगता है ये अपने आप पे थोड़ा सा और वर्क करें तो क्यों नहीं, शायद वो भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। 10 साल के बाद इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, दशाएं अच्छी आएंगी और आगे जाके बहुत राइज करेंगे, इनकी जिंदगी भी है और इनका करियर भी बहुत अच्छा आगे चलेगा। तो इसलिए इन्हें डराने की जरूरत नहीं, घबराने की क्या बात है। वाकई यही तो चीजें हैं ना। अगर एस्ट्रोलॉजर्स आपको कोई एक अच्छा साइंस जो बन रहे हैं कुंडली में जो दिख रहे हैं वो भी बता दे तो कितना एक इंस्पायरिंग होता है, एकदम से एक मोटिवेशन मिलता है आपको अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने का। तो इसलिए जरूरी है कि एक सही एस्ट्रोलॉजर को हम कंसल्ट करें। और देखिए, एक अच्छी सोच रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर मानसिकता नहीं बदलेगी और हम बहुत ही रूढ़िवाद जीवन में जीते रहेंगे तो क्योंकि पुराने जमाने में धर्म प्रधान युग था, वहाँ पे आज तो कलयुग है, लेकिन यहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और थोड़ा अपनी मानसिकता को बदलिए। और ज्योतिषियों को भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष एक कठिन विद्या है, कम से कम 10 साल मिनिमम चाहिए। तो ना सिर्फ हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, बल्कि जितने भी ज्योतिषी हैं उनको भी उतनी ही जरूरत है। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो भाई मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मौका है अपनी सोच को बदलने का, अपनी मानसिकता को बदलने का, एक नई शुरुआत करने का। इसके बारे में जरूर सोचेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो एसएमएसेस हमें इस कार्यक्रम में मिले हैं उन्हें शामिल करेंगे, तो देखते रहिए तथास्तु।
देख रहे हैं आप तथास्तु, जहां हम आज बाल अरिष्ट दोष को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ये कोई दोष जिंदगी को आपसे छीन लेने वाला दोष नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये फेटल भी है तो आप बहुत हद तक दुआओं से, पूजा पाठ से इसका असर कम कर सकते हैं, और अगर ये मीगर और मीडियम है तो फिर तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। कुछ एसएमएसेज आए हैं आभा जी। पार्थ अश्विन ने हमसे पूछा है कि उनको करियर वो अपना जानना चाहते हैं। जी, 22 मार्च 1991, 655 जयपुर की कुंडली है और मीन लगन और वृश्चिक नवांश। देखिए इनकी कुंडली में इन्होंने बताया है कि ये बीकॉम फाइनल ईयर कर रहे हैं, तो जॉब तो इनको फरवरी 2014 में मिलेगी जब ये 23 साल के हो जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ 19 साल के हैं और इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये क्लियर करके इन्हें जॉब मिलेगी। शायद किसी पीएसयू में सेमी गवर्नमेंट जॉब या बैंक्स वगैरह में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल सकती है और वो रिलेटेड होगा प्रोफेशन डीलिंग, मार्केटिंग डीलिंग या सेल्स मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग। अच्छा है इनका करियर। सो आपका करियर बहुत ही अच्छा है एंड फ्लरिश ही करेगा आगे, तो बिल्कुल शायद भी मत एमबीए भी घबराइए। करेंगे अभी इसके बाद बीकॉम। रियली तो यानी कि मार्केटिंग से, इनकी बात से जो मुझे लग रहा है कि मार्केटिंग, सेल्स, दैट फील्ड इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर यू। खुशबू ने हमसे पूछा है, खुशबू गौतम उनका नाम है, कि उनकी शादी कब होगी और उनकी शादी के बाद जिंदगी कैसी रहेगी। जी, 7 सितंबर 1984, 655 कासगंज यूपी की कुंडली है और कन्या लगन और मकर नवांश है। इनकी कुंडली में देखिए नीच का शुक्र है लगन में, और शुक्र क्योंकि कारक है विवाह के, तो थोड़ा सा डिले इनकी कुंडली में है, क्योंकि जो सप्तमेश है बृहस्पति उस पर भी शनि की दृष्टि है। तो शनि जो देर कराते हैं और शुक्र थोड़ा नीच के हैं, तो इसीलिए शादी तो इनकी होगी जरूर, लेकिन 2011 अक्टूबर से लेके मार्च 2012 तक योग बनते हैं इनके विवाह के। साथ ही मैरिज के बाद लाइफ पूछी है इन्होंने कैसी होगी, तो देखिए मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो अच्छा विवाह होगा इनका, इन्हें हर तरह का सुख मिलेगा। लेकिन अगर ये अपने पार्टनर से, स्पाउस से चाहें कि वो इनका पूरा तरह मेंटली इनके साथ कंपेटेबल हो या इन्हें वैसा सुख दे, तो वो थोड़ा कम है, थोड़ी सी खटपट रह सकती है, बट अदरवाइज शी विल बी एब्सोल्युटली फाइनेंशियली यू विल बी वेरी सेटल्ड एंड सैटिस्फाइड। और थोड़ा सा डिले है, लेकिन शायद आपकी उम्र के हिसाब से अभी वो वक्त बिल्कुल सही है शादी का। ये टीचिंग लाइन भी शायद ज्वाइन करें, पढ़ाई वगैरह। इन्होंने अभी जॉब तो नहीं कर रही है, बट ये ट्राई कर सकती हैं और नवंबर 2010 से अच्छे जॉब की होगा। राइट, सो इनके फादर भी टीचर है, सो दैट ही कैन रियली हेल्प यू। सो प्रीत कौर ने हमसे पूछा है कि उनकी अपनी हेल्थ कैसी रहेगी। 2 मार्च 1968, 710 दिल्ली की कुंडली है और कुंभ लगन और ऋषभ नवांश। इनकी कुंडली में देखिए मंगल, शनि और राहु चंद्रमा के साथ बैठे हैं दूसरे घर में। अब ये थोड़ा सा अब देखिए ये 42 इयर्स के हैं, बालारिश योग इनकी कुंडली में है, लेकिन 42 इयर्स के हैं। अच्छा। तो बालारिश तो निकल गया 24 साल, यानी ये थोड़े बहुत बीमार रही होंगी। तो जैसे मांगलिक का असर कम हो जाता है, वैसे ही बालारिस्ट का भी असर कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है। बालारिश तो 24 साल तक खत्म ही हो गया। बिल्कुल खत्म अगर हो गया। 24 पार कर लिया तो आपने, फिर तो बालारिश खत्म, फिर तो अरिष्ट देखना पड़ेगा। राइट। तो इनकी देखिए, तो क्या जिनका बाल अरिष्ट होता है उनका फिर अरिष्ट भी हो सकता है। देखिए वो देखना पड़ेगा कि वो अरिष्ट में आएगा कि नहीं। तो इनका ऐसा है कि नहीं। इनकी में थोड़े से योग बनते हैं। अच्छा। और क्योंकि चंद्रमा जो है मानस के कारक है, माइंड के, वो शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, मंगल भी साथ में बैठे हैं, और मेंटली इन्हें इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर ये मन में मृत्युंजय मंत्र जाप करती हैं तो इन्हें थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी, और क्योंकि मेंटली सिक हो जाती हैं इसीलिए फिर फिजिकली सिक हो सकती हैं। अब इनकी दशा चल रही है सूर्य में शनि की दशा, तो देखिए ये दोनों ही एनिमिकल एक दूसरे के लिए हैं, और इसीलिए थोड़ा इनको हेल्थ प्रॉब्लम इस टाइम है। और इसीलिए इनको अगर ये देखेंगे तो इनकी हेल्थ आगे जाके इम्प्रूव होगी, क्योंकि नवांश में शनि फिर मंगल के साथ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर हुए हैं। अच्छा, और आगे ठीक रहेगी। जी, सन जो सूर्य जो इनके हेल्थ के कारक है उन पे भी थोड़ी पीड़ा है, तो इन्हें बस थोड़ा सा ये जो शनि की दशा चल रही है इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। ये दशा इनकी अभी तो चलेगी कम से कम 2011 तक, तब तक इन्हें मृत्युंजय मंत्र जरूर करना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र का ये जाप करें। 2011 आपने कहा। हाँ, सूर्य में शनि की दशा जब तक चलेगी इनको थोड़ा प्रॉब्लम। तो मन ही मन उठते बैठते आप भगवान का नाम लेते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। आभा जी बहुत अच्छे से आज आपने हमें समझाया। वाकई एक बहुत बड़ा खौफ
मन से आज निकला होगा कि बाल अरेस्ट दोष मतलब कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और जाते जाते कल स्वतंत्रता दिवस है, तो पूरे प्रज्ञा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी आपको भी और प्रज्ञा के सब दर्शकों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और मैं चाहूंगी कि इस दिन वो स्वतंत्र हुए, अपनी विचारों से, संकरी सोच से स्वतंत्र हो और अपने को अच्छा ज्यादा सबल बनाए। आगे कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ रहे हैं, तो हमें एक अच्छा पिक्चर पोर्ट्रेट करनी है सोसाइटी के सामने, वर्ल्ड के सामने, को सामने रखना है और मेहमानों का स्वागत भी अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच आभा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तो जैसा आभा जी ने कहा कि वाकई कल एक बहुत ही सुंदर मौका है आप सभी के पास कि अपनी सोच को बदलें, अपनी मानसिकता को बदलें, और एक जो हम सबकी आदत बन गई है ना सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने की, उससे बाहर निकलकर हमें समाज के लिए कुछ करना है। पूरे प्रज्ञा परिवार की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और जो संकल्प हमने लिया है उसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगली हम तथास्तु में फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुलनाशक की, तो इसके बारे में अपने सवाल तैयार रखिए और जो भी सवाल आपके मन में है आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। फिलहाल इसी संकल्प के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए प्रज्ञा। जय हिंद।